बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा यूनिट है वो है स्टेजेस इन लर्निंग, फ़िज़िकल एनवायरनमेंट एंड वेलबींग। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि लर्निंग हमारे पास क्या है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग कौन कौन सी है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस टू लर्निंग क्या क्या है, एंड स्टेजेस इन लर्निंग कौन कौन सी हैं। लर्निंग is a process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, skills, values, and attitudes. Or learning may be defined as any relatively permanent change in the behavior. अब हम learning हम कहते हैं सीखना, कोई भी नई चीज़ सीखना, समझना, चाहे वो knowledge हो, behavior हो, skills हो, values हो, attitudes हो, या हमारे behavior में कोई change हो, इसको हम learning कहते हैं। या for example कोई भी नई skill या एक्सपीरियंस या नॉलेज गेन करना, इसको हम लर्निंग कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस विच इज कंटिन्यूस एंड इट नेवर स्टॉप्स एट एनी फेज. इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हेंस लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स ओनली विद द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। अब हमारे पास लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब इट नेवर स्टॉप्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। ये हमारे पास कंटिन्यू रहता है। हम बर्थ से लेके डेथ तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे हम जो बेबीज़ हो या फिर हमारे पास स्कूल एज में हो या एडल्ट्स हो जाए या ओल्ड एज में हो जाए, हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो हमारे बिहेवियर में चेंजेस हो, स्किल्स में हो, एक्सपीरियंस गेन करना हो, नॉलेज में हो, लेकिन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। लर्निंग इज़ द प्रोसेस विच लीड्स टू मेंटल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हमारे पास जिस तरह से हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आती रहती हैं, उसके साथ साथ हमारी मेंटल ग्रोथ भी होती रहती है, मतलब कॉग्निटिव चेंजेस भी आती रहती हैं हमारी। When learning take place, the individual learns to adjust and adapt to the environment. अब हमारे पास अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ जाए तो उसको उसके साथ कोप करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए हम कोई तरीका ढूंढते रहते हैं। हम लर्न करते हैं कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके साथ हम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। अब हमारे पास लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। जितना हम किसी चीज़ को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उससे हम कुछ हद तक तो अंडरस्टैंड करते हैं या हमारे माइंड में वो रह भी जाता है, हमें वो याद रहता है, लेकिन कभी ना कभी वो हमारे माइंड से निकल जाता है। लेकिन अगर चीज़ हम खुद परफॉर्म करें तो वो चीज़ फिर हमसे कभी भी नहीं भूलती। सो लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। हम जितना खुद परफॉर्म करके सीखते हैं उतना हम किसी और तरीके से नहीं सीख सकते। लर्निंग टेक्स प्लेस इंडिविजुअली एज वेल एज सोशली। अब हमारे पास एक इंडिविजुअल लर्निंग होती है जिससे हमारे इंडिविजुअल जो बिहेवियर्स हैं, वैल्यूज़ है, एटीट्यूड्स है, उसमें चेंजेस आती रहती हैं, उसको हम लर्न करते रहते हैं। एक हमारे पास सोसाइटी से भी हम बहुत सारी चीज़ें, हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सोशल लर्निंग। लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। अब हमारे पास जिस तरह से हम नई चीज़ें सीखते रहते हैं, स्किल सीखते, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उससे हमारे बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं। कुछ अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारे पास परफॉर्मेंस जो है हमारे पास वो अच्छी होती रहती है, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास इंक्रीज़ होता रहता है, हमारी एडेप्टेबिलिटी होती रहती है, हम जो है तो परफॉर्मेंस हमारी इम्प्रूव होती है, परसिस्टेंस होती है, अटेंशन हमारी इंक्रीज़ होती है। These all are the characteristics of learning. अब developmental stages, milestones marking changes in the physical, cognitive and psychosocial growth of an individual over time from infancy to old age. अब milestones हम कहते किसे हैं? milestone हमारे पास हम कहते हैं significant events in life. हमारी जो लाइफ है उसमें significant events, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लाइफ में डिफरेंट हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो स्टेजेस है वो होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेबी है, अब 1 ईयर का हो गया है, तो 1 ईयर के बेबी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्रॉल कर पाएगा, थोड़ा थोड़ा वॉक भी कर पाएगा, सपोर्ट के साथ खड़ा भी हो पाएगा। हमारे पास ये हर एक डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होती रहती हैं उसके डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं। फिजिकल माइलस्टोन्स में हम कहते हैं जिस तरह से लोग बड़े होते हैं उनके बॉडी में चेंजेस आती रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक लड़का है तो वो जितना बड़ा होगा उसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, बॉडी चेंजेस आएगी, फेशियल हेयर्स आ जाएंगे, उसकी बियर्ड वगैरह, वॉइस डीप होगी। दीज आर ऑल फिजिकल माइलस्टोन्स होती हैं। कॉग्निटिव चेंजेस उसकी आती रहती हैं, साइकोसोशल ग्रोथ उसकी होती रहती है।
हमारे पास डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं, इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक। ये सारी चीज़ें आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। अ डेवलपमेंटल स्टेज मस्ट बी यूज टू मीट द हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल नीड्स ऑफ द लर्नर। अब हमारे पास हर एक डेवलपमेंटल स्टेज की हेल्थ नीड्स, एजुकेशनल नीड्स होती है जो मस्ट मीट करनी होती है उसको। फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोसोशल मैच्योरेशन मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट इन ईच डेवलपमेंटल पीरियड। हर एक डेवलपमेंटल जो पीरियड है उसके डिफरेंट हमारे पास हम कहते हैं कुछ नीड्स होती हैं, जो कुछ डिमांड्स होती रहती हैं जो मस्ट मीट करना होगा टू स्टेप इन टू द नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज। नहीं तो फिर हमारे पास अगर लैक होगा तो बंदा मूव ऑन नहीं कर पाएगा नेक्स्ट स्टेज की तरफ। अब हमारे पास पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड जेरागोजी आर 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस टू लर्निंग। हमारे पास 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस टू लर्निंग है। ये हमारे पास MCQs भी आ सकता है कि आपसे पूछे हाउ मैनी ओरिएंटेशंस टू लर्निंग आर देयर, तो हमारे पास 3 ओरिएंटेशंस हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, तो पेडागोजी है, एंड्रोगोजी है एंड जेरागोजी है। पेडागोजी। अब पेडागोजी किसे कहते हैं? पेडागोजी रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड द लर्निंग टास्क। टू पुट इट सिंपली, हमारे पास पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ टीचिंग। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ टीचिंग सीखना कि किस तरह से हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के लिए, दैट इज़ कॉल्ड पेडागोजी। ये हमारे पास पेडा मीन्स चाइल्ड एंड एगोगी हमारे पास जो है इट मीन्स लीडिंग। तो पेडागोजी हम यूज़ करते हैं चाइल्ड लर्निंग के लिए, ठीक है। हमारे पास जो हम कहते हैं जो स्मॉल एज या चाइल्ड जो हमारे पास होते हैं उसको सिखाने के लिए, जो उसको टीच करने के लिए मेथड्स एंड एक्टिविटीज़ हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेडागोजी। This broad term includes how teachers and students relate together as well as the instructional approaches implemented in the classroom। कि हम क्लासरूम में कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। स्टूडेंट्स में हमारे पास पेडागोजी में चिल्ड्रन आते हैं हमारे पास, तो उनको टीच करने के लिए हम कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट्स किस तरह से रिलेट करते हैं टुगेदर। तो इस सारी चीज़ों को की स्टडी को हम पेडागोजी कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ एंड्रोगोजी। सो एंड्रोगोजी ये हमारे पास अब जर्मन एजुकेटर एलेक्जेंडर कैप वर्सेस अमेरिकन एजुकेटर मैल्कॉम नोवेल्स। अब फर्स्ट टाइम हमारे पास एंड्रोगोजी का टर्म यूज़ किया था जर्मन एजुकेटर एलेक्जेंडर कैप ने। सो एलेक्जेंडर ओरिजिनली इंट्रोड्यूस द टर्म एंड्रोगोजी फॉर एडल्ट लर्निंग। अब हमारे पास जो एलेक्जेंडर है उसने स्पेसिफिकली कोई थ्योरी पेश नहीं की थी एडल्ट लर्निंग के लिए। एलेक्जेंडर हमारे जो है वो एक बुक लिख रहा था जिसमें उसने प्लेटो की राइटिंग लिखी थी अबाउट लर्निंग। सो देयर वाइल राइटिंग द बुक ही रियलाइज्ड कि लर्निंग हमारे पास सिर्फ यंग एज में नहीं होती, लर्निंग तो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। हमारे पास एडल्ट्स भी जो है तो लर्न करते रहते हैं। तो उसने फर्स्ट टाइम एडल्ट लर्निंग के लिए एंड्रोगोजी का टर्म यूज़ किया। फिर उसके बाद अमेरिकन एजुकेटर मैल्कम नोवेल जो है उसने अगेन ये टर्म यूज़ किया, एंड ये टर्म उसने जब यूज़ किया सो इन एन अटेम्प्ट टू डेवलप अ थ्योरी स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट लर्निंग। अब नॉवेल्स ने हमारे पास स्पेसिफिक एक थ्योरी पेश की फॉर एडल्ट लर्निंग। ही सेड दैट एडल्ट्स आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड एक्सपेक्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजंस। कि जिस तरह से हम जो यंग एज है, जो चिल्ड्रन है, उनको टीच करते हैं, एडल्ट्स को हम उस तरह से टीच नहीं कर सकते क्योंकि एडल्ट हमारे पास सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, मतलब वो खुद जो है तो खुद को लीड करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजंस, वो अपने डिसीजंस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एंड एडल्ट लर्निंग प्रोग्राम्स मस्ट एकोमोडेट दिस फंडामेंटल एस्पेक्ट। और हमारे पास जो है तो एडल्ट लर्निंग प्रोग्राम है उसने ये थ्योरी पेश की हमारे पास कि एडल्ट्स जो है तो सेल्फ डायरेक्टेड हैं, वो अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, वो खुद डिसीजन लेना चाहते हैं अपने बारे में। और एडल्ट लर्निंग प्रोग्राम्स में ये फंडामेंटल एस्पेक्ट मस्ट रखना चाहिए माइंड में जब हम एडल्ट लर्निंग प्रोग्राम्स जो है तो वो बनाते हैं। नाउ अ शॉर्ट कंपैरिजन बिटवीन pedagogy and andragogy. Pedagogy mainly focuses on the methods applied by the teachers in transferring ideas and knowledge to the learners who are considered to be dependent on the method of the teachers for understanding.
हमारे पास पेडागोजी में हम चिल्ड्रन को टीच करते हैं, तो चिल्ड्रन हमारे पास वो खुद से लर्न नहीं कर पाते, सो दे डिपेंड ऑन द टीचर उनको जो सिखाता है, जो समझाता है, वो वही लर्न करते हैं। तो पेडागोजी मेनली फोकसेस ऑन द मेथड्स अप्लाइड बाय द टीचर इन ट्रांसफरिंग आइडियाज़। टीचर्स कौन कौन से मेथड यूज़ करें, कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ करें क्लासरूम में इन ट्रांसफरिंग देयर नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। And andragogy is a self-directed, independent and cooperative way of learning amongst the adults. अब जिस तरह से हम जब स्कूल में होते हैं तो उस टाइम वी ऑल डिपेंड ऑन द टीचर, हम फुली टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी हर एक चीज़ के लिए। टीचर हमें सिखाता भी है, समझाता भी है, हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी वो हमें लिखवाते हैं, हर एक चीज़ वो हमें तैयार करके देते हैं, हम सिर्फ फिर उसको लर्न करते हैं, याद करते रहते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम फिर कॉलेज में चले जाते हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत हम पे पड़ जाती है। फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में टीचर सिर्फ एज ए फैसिलिटेटर होता है, वो हमें समझाता है, बाकी की स्टडी हमें ख़ुद करनी पड़ती है। हमारे जो है तो नोट्स हमें ख़ुद स्टडी करने पड़ते हैं, जो रेफरेंस बुक्स है वो हमें ख़ुद स्टडी करने पड़ते हैं, टीचर जस्ट गाइड अस। तो हमारे पास एंड्रोगोजी सेल्फ डायरेक्टेड होती है, इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिव वे ऑफ लर्निंग अमंग्स्ट द एडल्ट्स होती है। The last one is gerogogy. So gerogogy refers to the management of teaching and learning for older adults and has become a well-known term applied to teaching and learning in later life. हमारे पास gerogogy जो है वो हम old age learning को हम gerogogy कहते हैं। अब it refers to the management of teaching and learning for older adults, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से बंदा ओल्ड एज में जाता रहता है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं। सो वी कांट अप्लाई पेडागोजी या एंड्रोगोजी, हम जो है तो एडल्ट लर्निंग या जो चाइल्ड लर्निंग है वो हम ओल्ड एज में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए ओल्ड एज के लिए एक अलग से हम मैनेजमेंट या टीचिंग लर्निंग हम रखते हैं, उसको कहते हैं जेरागोजी। अब enjoyment, curiosity and seeking information and desiring communication are typical routes into learning. अब ओल्ड एज में हमारे पास जो इन्जॉयमेंट होती है या तो क्यूरियोसिटी होती है कोई नई चीज़ सीखने की, या सीकिंग इन्फॉर्मेशन, डिज़ायर टू कम्युनिकेट, ये हमारे पास टिपिकल रूट्स हैं इनटू लर्निंग। रिकग्निशन ऑफ ओल्ड एज रिलेटेड मतलब इश्यूज हमारे पास जो हैं विच में अफेक्ट लर्निंग सच एज रिड्यूस सेंसरी परसेप्शन, limited motor capabilities and changes in the cognitive process, especially memory. अब हमारे पास जिस तरह से बंदा ओल्ड एज में जाता रहता है तो उसकी फिज़िकल चेंजेस के साथ साथ कॉग्निटिव भी उसमें बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं, दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल टीचिंग देम। हमारे पास ओल्ड एज में रिड्यूस सेंसरी परसेप्शन होती है, लिमिटेड मोटर कैपेबिलिटीज़ होती है, मतलब बंदा ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, भाग दौड़ नहीं सकता। चेंजेस इन द कॉग्निटिव प्रोसेस स्पेशली मेमोरी, हमारे पास फिर मेमोरी उस तरह की स्ट्रॉन्ग नहीं रहती जिस तरह से हमारे पास चाइल्डहुड में होती है या यंग एज में होती है या एडल्ट लाइफ में होती है। हमारी मेमोरी वीक होती रहती है, सेंसरी परसेप्शन भी रिड्यूस हो जाता है। तो वाइल टीचिंग द एडल्ट इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि हमारे पास एज रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो कौन कौन सी हैं और इसके हम किस तरह से कोप कर सकते हैं, किस तरह से इन इश्यूज़ के साथ हम जो है तो ओल्ड एज में जो ओल्ड एज लोग हैं उसको हम टीच कर पाएँ। नाउ रोल ऑफ फिज़िकल एंड इमोशनल हेल्थ इन लर्निंग। अब हमारे पास फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ के रोल्स क्या क्या हैं लर्निंग में। फिज़िकल हेल्थ, अ स्टेट ऑफ फिज़िकल वेलबींग इन विच अ पर्सन इज़ फिज़िकली फिट टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज़ विदाउट रिस्ट्रिक्शन। हमारे पास बंदा फिज़िकली जब फिट होता है मतलब दे कैन परफॉर्म देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज़ विदाउट रिस्ट्रिक्शन। डेली लाइफ हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं मतलब खाना पीना, काम करना, हमारे पास कपड़े वगैरह चेंज करना, ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में आती हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन। जब एक बंदा ये परफॉर्म कर पाए दैट इज़ वो मतलब वो फिज़िकली फिट है। Emotional health is the sense of well-being that enables a person to have cognitive and emotional capabilities to function in society and meet the demands of everyday life. हम सिंपल जब कहते हैं सो इमोशनल हेल्थ इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कोप विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस विच इंक्लूड देयर अवेयरनेस ऑफ देम। इमोशनल हेल्थ हम कहते हैं जब एक बंदा अपने इमोशंस को जो है तो ठीक से एक्सप्रेस कर पाए
बोथ पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस दोनों के साथ कोप कर पाए, अवेयर हो अपने इमोशंस से, इसको हम कहते हैं इमोशनल हेल्थ। एंड दे परफॉर्म वेल इन द सोसाइटी जो उससे एक्सपेक्ट करती है वो सारे फंक्शंस वो ठीक से परफॉर्म कर पाए टू मीट द डिमांड्स ऑफ एवरीडे लाइफ। अब एन इमोशनली हेल्दी पर्सन इज, इमोशनली हमारे पास जब एक हेल्दी पर्सन होगा तो उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि एन इमोशनली हेल्दी पर्सन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होंगी एंड यू माइट बी आस्क कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक इमोशनली हेल्दी पर्सन में। ही मस्ट बी ओपन माइंडेड, हमारे पास ओपन माइंडेड मतलब डिफरेंट आइडियाज़ को, डिफरेंट ओपिनियंस को वो सुनता होगा, एक्सेप्ट करता होगा, चाहे वो ओपिनियन उससे मैच करते हों या ना हो उसके ओपिनियन से। ओपन हार्टेड मतलब ऑनेस्ट होगा, जो चीज़ होगी वो जो अपने इमोशंस हैं ऑनेस्टली जो है तो औरों के साथ शेयर कर पाएगा, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ओपन हार्टेड। एसर्टिव होगा, पॉजिटिव लेगा हर एक चीज़ को। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब पेशकदमी के ज़रिए सूरत हाल पर काबू पाने वाला, मतलब ये नहीं कि एक चीज़ हो जाए तो फिर उसके बाद उसके साथ देखेंगे, ऐसे नहीं, वो सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला होता है। एक्सप्रेस इमोशंस अप्रोप्रिएटली एंड अपने इमोशंस ठीक से एक्सप्रेस कर पाता है। Key terms are emotional health is a state of emotional and psychological well-being in which the individual is able to cope with normal stresses of life, work productively, and to make a contribution to his or her community. Cognition is the set of all mental abilities related to attention, memory, evaluation, reasoning, problem solving, decision making, and computation, etc. की टर्म्स हमारे पास हैं इमोशनल हेल्थ, अ स्टेट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग in which the individual is able to cope with the normal stresses of life, work productively, and make a contribution to his or her community. हमारे पास इमोशनली जब हेल्दी एक बंदा होगा तो हम कहते हैं ही वुड बी एबल टू कोप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल स्टडी लाइफ से हमारे पास वर्क लाइफ में ट्रांजिशन हो गई या एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल जो लाइफ स्ट्रेसर्स हैं उसके साथ वो कोप कर पाएगा। ही वुड बी एबल टू वर्क प्रोडक्टिवली और सोसाइटी में जो उसके फंक्शन है उसको वो परफॉर्म कर पाएगा। सो हम कहते हैं ये इमोशनली हेल्दी है ये बंदा। इट इज़ कॉल्ड इमोशनल हेल्थ। कॉग्निशन इज़ द सेट ऑफ ऑल मेंटल एबिलिटीज़ रिलेटेड टू अटेंशन, मेमोरी, इवेल्युएशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटेशन एट्सेट्रा। हमारे पास कॉग्निशन हम कहते हैं शऊर को, परसेप्शन या नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ गोइंग अराउंड अस। हमारे पास सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, जो मेंटल एबिलिटीज़ है हमारे पास दैट आर रिलेटेड टू अटेंशन, मेमोरी, इवेल्युएशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटेशन एट्सेट्रा, इसको हम कॉग्निशन कहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द से बाखबर हों। मेमोरी इज़ द प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड। And reasoning is the process of drawing conclusion to inform how people solve problem and make decisions. हमारे पास हम कहते हैं मुबाहिसा, सोचना कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, डिसीजन मेकिंग के लिए हम रीजनिंग जो करते हैं। नाउ देयर आर टू मेथड्स ऑफ लर्निंग। हमारे पास मेथड्स ऑफ लर्निंग, यू माइट बी आस्क्ड, इट कैन बी एन एमसीक्यूज कि हमारे पास मेथड्स ऑफ लर्निंग कितने हैं। सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट एक हमारे पास है डायलेक्टिकल, एक हमारे पास है डायडेक्टिक मेथड। अब हमारे पास जो डायलेक्टिक मेथड है, इट इज़ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू डिस्कशन बिटवीन टू और मोर पीपल। Dialectical method of learning allows adult learners to exchange their ideas, concept, personal and professional experiences. हमारे पास dialectical method हम कहते हैं learning through discussion, जब टू या टू से ज़्यादा लोग लर्न करें बाय डिस्कशन, डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट एक्सचेंज करते हैं, पर्सनल या प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, चाहे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, उनके एक्सपीरियंसेस या उनके ओपिनियन आइडियाज़ मुख्तलिफ भी हों, बट वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायलेक्टिकल मेथड ऑफ लर्निंग। सेकेंड वन हमारे पास है डायडेक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग, दैट इज़ एन इंस्ट्रक्टिव मेथड दैट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल नॉलेज। हमारे पास डायडेक्टिक हम कहते हैं अ टीचिंग मेथड दैट फोकसेस ऑन टीचर्स गिविंग लेसन्स टू द स्टूडेंट। हमारे पास मेनली हम कहते हैं जब टीचर स्टूडेंट को लेसन देता है, इट फोकसेस ऑन दैट।
It is an effective method used to teach students who are unable to organize their work and depend on the teacher for instruction. It is also used to teach basic skills of reading and writing. मोस्टली हम कहते हैं डायडेक्टिक मेथड हम जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम वो फुली टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर लर्निंग। तो टीचर उनको जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करता है, उनके जो लर्निंग के लिए जो चीज़ें होती हैं वो टीचर इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड डायरेक्टली फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। बेसिक स्किल्स रीडिंग राइटिंग वगैरह वो सिखाने के लिए ये डायडेक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग यूज़ होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो बेसिक स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग है उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो हम उसके लिए डायडेक्टिक मेथड यूज़ करते हैं। द टीचर इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड द नॉलेज इज़ ट्रांसमिटेड टू द स्टूडेंट थ्रू डायडेक्टिक मेथड। अब हमारे पास डायलेक्टिक मेथड में हमारे पास लर्निंग थ्रू डिस्कशन होती है, बट डायडेक्टिक मेथड में टीचर इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज, हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज टीचर होता है। नाउ कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ लर्निंग, हमारे पास देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। ये भी एक MCQs हो सकता है दैट हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ लर्निंग आर देयर, सो वी हैव 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। फर्स्ट वन इज़ अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट, फिर होता है कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट, फिर हमारे पास आता है कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट एंड देन अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। First stage of learning is unconscious incompetence. This is the stage of blissful ignorance. We do not know what we do not know. हमारे पास फर्स्ट स्टेज में the learner does not have any skill or knowledge set yet. हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या नहीं पता या हमें कुछ नहीं आता। हमारे पास दैट इज़ मेनली जो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है, ये हमारे पास चाइल्डहुड में होता है, जब हमें पता ही नहीं होता किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस या लर्निंग की इम्पोर्टेंस या हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए, हमें क्या आता है क्या नहीं आता। दैट इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इन दिस स्टेज आवर कॉन्फिडेंस एक्सीड्स आवर एबिलिटी, हमारी कॉन्फिडेंस ज़्यादा होती है, हमारी एबिलिटीज़ हमें आता इतना कुछ नहीं है। वी हैव लिटिल एक्सपीरियंस और स्किल एंड वी आर अनअवेयर ऑफ अ डेफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट स्किल। हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमें कौन सी चीज़ नहीं आती, कौन सी स्किल्स हमें नहीं आती, एक भी चीज़ हमें पता नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे पास स्टेज 2 आता है, दैट इज़ कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यहाँ पे द लर्नर इज़ अवेयर दैट द स्किल्स ही इज़ लेकिंग एंड ही कैन अंडरस्टैंड देयर इज़ अ डेफिसिट। हमारे पास लर्नर को पता होता है, ही इज़ अवेयर ऑफ द स्किल्स दैट ही लैक, कि उसमें किसी चीज़ की कमी है, ही इज़ लैकिंग समथिंग, उसके पास कुछ स्किल्स नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन डेफिसिट है। As our awareness evolves into this stage, we begin to realize how little we know. In this stage, confidence drops as we realize our ability is limited. We feel uncomfortable. We become aware of the existence and relevance of the skills as well as our deficiency in the area. हमें यहाँ पे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ें हम लैक कर रहे हैं, कौन सी स्किल्स हमें नहीं आती, कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, हमारी नॉलेज मतलब लिमिटेड है, हमें इतना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। वी बिगिन टू फील अनकम्फर्टेबल, हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है एंड वी ट्राई टू लर्न दोज थिंग्स। फिर वी बिगिन टू रियलाइज हाउ मच वी डोंट नो, प्रैक्टिसिंग द स्किल्स टेक ऑल आवर कंसंट्रेशन, मच लर्निंग अकर। यहाँ पे फिर हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। फिर स्टेज 3 हमारे पास आता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। We achieve conscious competence in a skill when we perform it consistently and willingly. We can perform the skill, but it takes attention and concentration. Here, the learner has acquired the skill, but he has not yet mastered it to the point where it comes naturally. हमारे पास स्किल तो हम सीख लेते हैं, बट उसमें मास्टरी हमें नहीं हासिल होती। इन दिस स्टेज आवर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेज विद आवर एबिलिटी, मतलब कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज इस तरह से होता है कि हम वो चीज़ सीख लेते हैं, हमारी एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वी नीड टू कंसनट्रेट एंड थिंक इन ऑर्डर टू परफॉर्म द स्किल, बट उस टाइम वो स्किल परफॉर्म करने के लिए हमें हमारी पूरी कंसंट्रेशन अटेंशन उस स्किल की तरफ हमारी होनी चाहिए जब हम वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, नहीं तो हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। वी कैन परफॉर्म द स्किल विदाउट असिस्टेंस, वी रियलाइज हाउ मच वी हैव लर्न। दिस इज द स्टेज वेयर मैनी चूज टू रिमेन। However, true mastery is not attained until the fourth stage of learning. मतलब बहुत सारे लोग इसी स्टेज में रह जाते हैं कि मतलब वो चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट असिस्टेंस,
या हम कहते हैं कि मतलब वो एबिलिटी लर्न कर लेते हैं लेकिन मास्टर अभी नहीं हुए होते इसमें। Then comes the fourth stage, unconscious competence. In the final stage, the skill becomes so practiced that it enters the unconscious parts of the brain and it becomes second nature. This is where we can do something effortlessly and without thinking about it. Fourth stage में फिर you know it so well that you don't even realize you are doing it. हमें पता भी नहीं चलता हम खुद ब खुद वो चीज़ कर रहे होते हैं. In this stage our confidence and ability have peaked. हमारी कॉन्फिडेंस और एबिलिटी दोनों पीक पे होती है. वी नो लॉन्गर हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वट वी नो और डू. हमें कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इट कम्स नेचुरली. वी कैन डू बट डोंट नेसेसरली नो हाउ वी डू. This is the stage when the skill becomes almost a habit. We are able to be successful without concentration. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं चाइल्डहुड में हमें बाइक चलाना या बाईसाइकिल चलाना नहीं आता और हमें ये पता भी नहीं होता कि हमें ये चीज़ नहीं आती, ठीक है. फिर उसके बाद जिस तरह से हमारी जो हम बड़े होते हैं, इवॉल्व होते हैं, उस तरह से हमें हमें रियलाइज़ होता है कि हमें तो ये चीज़ नहीं आती. तो हम बाइक चलाना जो है तो सीखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेज आता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जिसमें हमने बाइक चलाना सीख लिया बट वो सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है. मतलब किसी और की असिस्टेंस तो हम नहीं यूज़ करते, लेकिन हम कहते हैं बाईसाइकिल चलाने के लिए हम टू व्हील्स पे नहीं चला सकते. हम जो है तो साथ में पैडल मतलब वो एक्स्ट्रा हमारे पास जो व्हील्स होते हैं उसके साथ हम चलाते हैं. मतलब ट्रू मास्टर अभी हम नहीं हुए होते. फिर उसके बाद लास्ट स्टेज हमारे पास अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस आती है, जिसमें हम इतने मास्टर हुए होते हैं दैट वी डोंट इवन रियलाइज़ कि हम ये कैसे करते हैं. वो इट बिकम्स अ हैबिट. फिर हमें वो स्टेप्स दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती. फिर उसके बाद सम जो है तो थ्योरिस्ट है, दे बिलीव दैट देयर इज़ अ फिफ्थ स्टेज एज वेल. हमारे पास एक फिफ्थ स्टेज भी है. दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस कॉम्पिटेंस ऑफ अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. Learner is able to relate to the learner in stage 1 to 4 enough to teach them. इसमें हमारे पास जो learner है he can empathize and वो रिकॉल कर सकता है कि फर्स्ट स्टेज से लेके फोर्थ तक उसने किस तरह से वो चीज़ें सीखी. दैट ही इज़ एबल टू टीच अदर्स. दैट इज़ कॉल्ड फिफ्थ स्टेज ऑफ लर्निंग. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, हमारे पास कौन सी चीज़ें जो है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट लर्निंग. देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग इंक्लूडिंग एबिलिटी, मोटिवेशन एंड डिज़ायर टू लर्न. फर्स्ट तो हमारे पास एबिलिटी टू लर्न. अगर एक बंदा एबल है टू लर्न, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ फिजिकली फिट, हमारे पास मेंटली वो हेल्दी है, इमोशनल हेल्थ उसकी ठीक है, ही इज़ एबल, तो फिर हमारे पास वो लर्न कर सकता है. अगर नहीं है इनमें से कोई एक भी चीज़ ऐसी है, मतलब ही इज़ नॉट एबल टू, फॉर एग्जांपल फिजिकली वो फिट नहीं है या उसकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, सो इट अफेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस. मोटिवेशन, अगर वो चाहता है, डिज़ायर टू लर्न, अगर वो लर्न करना चाहता है तो वो जल्दी सीखेगा, नहीं लर्न करना चाहता तो ज़बरदस्ती आप उसको सिखा नहीं सकते. सो ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट द लर्निंग. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास टेम्परेचर हो गया, लाइट, नॉइस, साइलेंस, डिज़ाइन एक्सेट्रा. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी है और आप लेक्चर ले रहे हैं तो आपका ध्यान लेक्चर की तरफ नहीं होगा. अगर नॉइस है तो आपका ध्यान लेक्चर की तरफ नहीं होगा, डिस्टर्बेंस होती है. सो ऑल दीज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस. इमोशनल फैक्टर हमारे पास मोटिवेशन हो गए, परसिस्टेंस, अटेंशन, लाइक्स एंड डिसलाइक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयर एंड एंग्जाइटी. मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेटेड हैं, लाइक करते हैं एक सर्टेन टॉपिक को तो आप वो चीज़ जल्दी सीख लेते हैं. डिसलाइक करते हैं आप, जो है तो इंटरेस्टेड नहीं है एक टॉपिक में तो आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता, आप फिर लर्न नहीं कर पाते. सो दीज आर द मोटिवेशनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लर्निंग. सोशल फैक्टर्स में हमारे पास सेल्फ, पेयर्स एंड टीम्स आ जाती हैं. हम कहते हैं कि सोहबत का एक आदमी पे बहुत असर होता है, तो पेयर हमारे पास जो होता है या टीम्स होती हैं, सोशल फैक्टर्स, ये भी लर्निंग को बहुत अफेक्ट करती हैं. अगर आपके पेयर्स जो हैं वो हम कहते हैं कि पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाकू होते हैं, तो आप ख़ुद भी फिर चीज़ें लर्न करते हैं, उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है, अगर नहीं है तो फिर आप नहीं सीख सकते. लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटेटर, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द फैसिलिटेटर एंड लर्नर, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, these are all social factors that affect the learning process.
फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास परसेप्चुअल लर्निंग स्टाइल। अब डिफरेंट हमारे पास लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। इनटेक, फूड एंड ड्रिंक, टाइम, मोबिलिटी एट्सेट्रा। टाइम भी हमारे पास बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल एक एक हम कहते हैं सुबह सुबह लेक्चर के लिए आते हैं तो उस टाइम बंदा नींद से होता है, ठीक है। तो उस टाइम अगर कोई हम कहते हैं कि बिल्कुल जागा हुआ हो, फ्रेश हो, तो वो सीख सकता है। अगर नहीं तो फिर वो नहीं सीख सकता। तो टाइम मैटर्स अ लॉट। फिर हमारे पास कॉग्निटिव फैक्टर्स, या हम कहते हैं कि 2 घंटे की एक क्लास होती है, एक 4 घंटे की होती है। तो 2 घंटे की क्लास में आप आराम से क्लास ले लेते हैं, आप बोर भी नहीं होते, आप वो चीज़ें सीख भी लेते हैं, इंटरेस्ट से वो क्लास ले लेते हैं। बट 4 घंटे की होती है तो आप थक जाते हैं। फिर उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट उस तरह से नहीं रहता जैसे पहले होता है। कॉग्निटिव फैक्टर्स में हमारे पास इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव फंक्शन लाइक अटेंशन, मेमोरी एंड रीजनिंग। अटेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अटेंशन, अगर आप अटेंटिव हो के एक चीज़ सीखेंगे या पढ़ेंगे या लेक्चर लेंगे तो आप वो चीज़ जल्दी सीख जाएंगे। मेमोरी हमारे पास, हम कहते हैं मेमोरी जितनी, अब मेमोरी भी डिपेंड करती है कि चाइल्डहुड में या यंग एज में हमारी मेमोरी अच्छी होती है, फिर उसके बाद ओल्ड एज में मेमोरी वीक होती रहती है। सो इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड दैट इफेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस। Now, what is assertive behavior? Assertive behavior is a behavior which enables a person to act in his own best interest, to stand up for himself without undue anxiety, to express his honest feelings comfortably, or to exercise his own rights without denying the rights of others. अब assertive हम positive को मोस्टली हम कहते हैं पॉजिटिव को। सो assertive behavior में एक बंदा अपने जो है तो राइट्स का ख्याल रखता है, मतलब राइट्स जो है तो अपनी उसकी जो राइट्स हैं, ही एक्सरसाइज हिज ओन राइट्स विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर्स। मतलब दूसरों की राइट्स को हम कहते हैं वायलेट नहीं करता, लेकिन वो अपने राइट्स के लिए भी बात करता है। अपने फीलिंग्स जो हैं, ऑनेस्ट फीलिंग्स, वो एक्सप्रेस करता है। अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करता है विदाउट अनड्यू एंग्जाइटी। ही स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, ही स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ। ही एक्ट्स इन हिज ओन इंटरेस्ट, तो इसको हम कहते हैं assertive behavior. दैट वॉज ऑल अबाउट स्टेजेस इन द लर्निंग। इसमें अब हमने पढ़ा कि लर्निंग क्या चीज़ है, स्टेजेस इन लर्निंग कौन सी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या है, ओरिएंटेशंस टू लर्निंग हमारे पास कौन कौन सी हैं। हमने ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इट।